Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. बच्चों, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मेरा चैप्टर चल रहा है सरल परिपथ यानी कि सिंपल सर्किट। सरल परिपथ में टॉपिक चल रहा है किरचॉफ्स के लॉ यानी कि किरचॉफ्स के नियम। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको किरचॉफ का पहला नियम समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको रिपीट करता हूँ। किसी भी विशिष्ट धारा परिपथ में किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर सुन लो, किसी भी धारा परिपथ में किसी भी दिष्ट धारा परिपथ में किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह किरचॉफ्स का पहला नियम है जो मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा उसके बारे में फिर लिख देता हूँ। किरचॉफ्स का प्रथम नियम के अनुसार किरचॉफ के प्रथम नियम में क्या है? किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। अब बच्चों, इस पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। सपोज करो ये पॉइंट है, इस पर आने वाली करंट एक ये 3 एम्पियर ये एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ 7 एम्पियर। ये दो पॉइंट, इस पॉइंट पर दो करंट आ रही हैं। अब ये करंट आगे चलती हैं, चल करके एक करंट यहाँ को चली जाती है, फिर आगे चलती है। एक करंट यहाँ को चली जाती है, फिर आगे चलती है। एक करंट यहाँ को चली जाती है और एक करंट यहाँ को चली जाती है। ये संधि होगी, फिर ये संधि होगी। मान लिया यहाँ पर जो है 2 एम्पियर है, इधर को करंट जा रही है हमारी 2 एम्पियर। तो यहाँ कितनी? सपोज करो कि यहाँ पर हमने ए बराबर क्या, यहाँ पर करंट ए है, ठीक। मान लिया यहाँ करंट जा रही है हमारी 4 एम्पियर। तो यहाँ पर बी बराबर क्या? ये कोई परिपथ है। फिर सुन लो, किरचॉफ्स के प्रथम नियम के अनुसार मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। एक संधि ये रही, इस पर दो करंट आ रहे हैं 3 एम्पियर और 7 एम्पियर। फिर इस पर आगे चल के यहाँ फिर संधि होगी, इसमें से 2 एम्पियर इधर को निकल गई। तो ये पूछा यहाँ ए कितना है, यहाँ पर ए कितना है, यानी कि ये करंट कितनी है ये बतानी है। फिर क्या हुआ, इसमें से 2 तार यानी कि 2 करंट इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। इस साइड में 4 एम्पियर है, इस साइड में 4 एम्पियर है। तो इधर कितनी करंट है? तो बच्चों ध्यान से देखो, इस संधि पर आ कितनी रही है? 3 और 7। यहाँ कितनी हो गई भाई? जुड़ गई ना। किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो अब बच्चों, मैं इसे अब हल करता हूँ। नीचे देखो, ये संधि हो गई, ये तो संधि हो गई। इधर आ रही है धारा 3 एम्पियर, इधर आ रही है धारा ये 7 एम्पियर,
ठीक है। अब ये करंट है, ये ऐसे चली यहाँ से, ये फिर इधर 2 एम्पियर। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये संधि होगी, यहाँ 3 एम्पियर इधर से, 7 एम्पियर इधर से, और ये आने वाली धारा, ये जाने वाली ये। तो आने वाली धाराओं का योग 7 + 3 = 10। तो जाने वाली धाराओं का योग यहाँ 10 एम्पियर होगा। अब इसके बाद 2 एम्पियर इधर धारा चलेगी, 2 एम्पियर इधर धारा चलेगी। तो यहाँ पर कितनी होगी धारा? अब यहाँ ये फिर संधि होगी, ये संधि होगी, इस पर 10 एम्पियर धारा आ रही है, 2 इधर निकल गई, तो इधर कितनी होगी? A = 8 एम्पियर। ये भी तो 10 होगा भाई, 2 इधर निकल गई, इधर 8। अब इसके आगे फिर इसमें से एक बी धारा इधर निकल गई, और ये इधर 4 एम्पियर, ये जा रही है इधर को। तो ये संधि हो गई। इस संधि पर आने वाली धारा क्या है? 8 एम्पियर। 4 इधर को निकल गई, तो इधर कितनी बची? 4। 8 में से 4 घटा दिया, बराबर 4 एम्पियर। अर्थात A = 2 एम्पियर और B = 4 एम्पियर। ये आंसर हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन था आपका, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, ये कोई क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 3 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, 7 ऐसे आ रही है, यहाँ संधि हो गई, इधर से 2 एम्पियर इधर निकल गई, फिर आगे 4 एम्पियर इधर निकल गई। यहाँ पर करंट पूछिए यहाँ कितनी है, और यहाँ पर करंट पूछिए यहाँ कितनी है। ये 2 पॉइंट हैं, ए और बी पर जो है तार में धारा कितनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन पर मैं किरचॉफ का पहला नियम लगाता हूँ। पहले मैं संधि देखता हूँ, तो पहली संधि ये है, तो संधि की ओर आने वाली धारा 3 और 7 है। तो किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो 3 और +7 जोड़कर हो गया 10। आने वाली धाराओं का योग 7, तो जाने वाली यानी कि इससे निकलने वाली 10 एम्पियर धारा होगी। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, ये संधि होगी। इस संधि में एक धारा इधर जा रही है, एक धारा इधर जा रही है। तो बच्चों मुझे ये पता है इधर 2 एम्पियर जा रही है, तो इधर कितनी होगी? इस पर फिर मैंने किरचॉफ का नियम लगा दिया, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाली धारा यहाँ क्या है? 10 एम्पियर। 2 एम्पियर इधर निकल गई, तो बाकी किधर जाएगी? इधर जाएगी 8 एम्पियर। बच्चों फिर यहाँ आगे चल के फिर ये एक संधि होगी। इस संधि पर संधि की ओर आने वाली धारा ये और जाने वाली धारा एक ही है और एक ही है। यहाँ ऊपर मान लिया 4 एम्पियर, यहाँ जो है 4 एम्पियर धारा है, क्वेश्चन में देख लेंगे। तो बी कितना होगा? तो आने वाली धारा है 8 एम्पियर, 4 इधर निकल गई, तो 8 में से 4 गया 4। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया है। अब बच्चों मैं आपको जो है किरचॉफ का दूसरा नियम समझाता हूँ। तो किरचॉफ का सेकंड नियम, किरचॉफ का सेकंड नियम है क्या? सुन लेंगे। किसी भी लूप या बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप अथवा बंद पास में सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
फिर सुन लो, किसी भी वैद्युत परिपथ के किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के या लूप के जुड़े हुए समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बच्चों मैं अब इसे लिख देता हूँ। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे हम द्वितीय नियम कहते हैं। द्वितीय नियम, किसी भी वैद्युत परिपथ के किसी भी बंद पास या लूप में बहने वाली धारा, वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास या लूप में जुड़ी सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग गणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। फिर समझ लो, किसी भी वैद्युत परिपथ के किसी भी बंद पास या लूप में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत
प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास या लूप में जुड़ी सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अब बच्चों मैं एक परिपथ बनाता हूँ और फिर मैं उसमें आपको समझाता हूँ। तो देखो, ये एक सेल की पहचान, दो समांतर लाइन, छोटी लाइन क्या प्रदर्शित करती है हमारी? छोटी लाइन सेल के ऋण सिरे को, ऋण, और बड़ी धन को, और ये आंतरिक प्रतिरोध सेल का, ठीक, ये हो गया। फिर ये दूसरी सेल, इसका ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। फिर ये बाह्य परिपथ का प्रतिरोध, ये कैपिटल R, ये मान लिया मैंने E2, ये R2, ये E1 और ये R1। तो मान लिया पहली सेल जो धारा दे रही है, ये धारा दे रही है I1। दूसरी सेल जो धारा दे रही है ये I2। ये टोटल धारा आप देखो, ध्यान से देख लेंगे। पहले तो मैंने परिपथ बनाया है, ये कोई भी परिपथ हो सकता है, मैंने तो एक ऐसा ही परिपथ बना लिया। ये सेल के हमेशा धन सिरे से धारा निकलती हुई हम मानते हैं। तो पहली सेल धन सिरे से ये धारा निकली, ये सेल दे रही है धारा I1, दूसरी सेल ये धारा दे रही है I2। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1। इस सेल का विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2। ये बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं किरचॉफ का पहला नियम लगाऊंगा। पहला नियम, ये संधि होगी, ध्यान से देखो, एक करंट ऐसे आ रही है, एक करंट ये आ रही है, तो दो करंट आ रही है, यानी कि दो धारा आ रही है, और ये इधर एक धारा जा रही है। तो आने वाली धारा का योग जाने वाली धाराओं के योग के, यानी कि I1 प्लस I2। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट पर मैंने किरचॉफ का पहला नियम लगा लिया, संधि नियम। आने वाली धारा ये, एक धारा ये आ रही है, दूसरी धारा ये आ रही है, ये संधि हो गई। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर, ये ऐसे करंट जा रही है। अब ये इधर से यहाँ तक, ये I1 प्लस I2 ही रहेगी, क्योंकि जो धारा आएगी वही जा रहा है, इधर इस पॉइंट पर तक आएगी। इधर भी ये संधि है, तो ये धारा तो यहाँ तक तो ये इतनी है। अब इधर I2 जा रही है, तो इधर इसमें भी I2 ही धारा जाएगी। ऊपर I1 जा रही, इसमें से I1 निकल रही है, तो ऊपर को भी I1 ही निकलेगी। इस संधि पे भी मैंने किरचॉफ का पहला नियम लगा दिया। आने वाली धाराओं का योग I1 प्लस I2, निकलने वाली धारा इधर I2 चली गई, क्योंकि इधर I1 हो गई। अब बच्चों, मैं इनके नाम लिख लेता हूँ। ये A हो गया मान लिया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। अब मैं बंद पास बताता हूँ। बंद पास है क्या भाई? इसमें कहीं से भी चलो, इन लाइन पर घूम करके वहीं आना है, वो बंद पास कहलाता है। जैसे यहाँ से चले, ऐसे जाते रहो, ऐसे घूम करके ही एक बंद पास हो गया। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। कोशिश करना है कि हम धारा की दिशा में चलें। कोशिश हमें करना है कि हम मैक्सिमम धारा की दिशा में चलें। तो यहाँ से ऐसे चले, ऐसे घूम करके ऐसे आ गए। यहाँ से फिर देख लो, यदि हम यहाँ से चले, ऐसे जा करके, ऐसे जा करके, ऐसे जा करके, ऐसे जा करके यहाँ, तो रास्ता तो वही रहा, तो इसमें कोई सी बात नहीं। अब यहाँ से चले ऐसे, एक बंद पास ये होगा, ऐसे घूम कर आ गए भाई। यहाँ से चले ये घूम करके, फिर यहाँ से ये आ गए, एक बंद पास ये हो गया।
फिर ऐसे भी चल सकते हैं, यहाँ से चले ऐसे, फिर ऐसे निकल करके ये आ गया। तो बच्चों इसमें बंद पास मेरे हिसाब से 3 बन रहे हैं। एक बंद पास तो ये। अब देखो बच्चों स्टार्ट कहीं से भी कर दें, जैसे मान लिया सपोज करो कि हम यहाँ से ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, यहाँ पर एंड कर दिया। ये लूप यदि हम यहाँ से ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, घूम करके यहाँ आ गए, तो ये एक ही लूप है, अलग अलग लूप नहीं है, क्योंकि रास्ता वो पथ वही है, कहीं कोई चेंज नहीं है। या यहाँ से चले आप, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, फिर ऐसे चले, तो ये एक ही पथ है, यानी कि एक ही लूप है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। अब हम इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो धारा की दिशा में चल रहे हैं उन्हें पॉजिटिव लेंगे, जो धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं उन्हें निगेटिव लेंगे। यानी कि जैसे मान लिया सपोज करो धारा की दिशा में ऐसे चल रहे हैं, तो सब जगह हम धारा को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि तुम देखो यहाँ से ऐसे चले तीर की दिशा में, यहाँ भी ऐसे चल रहे तीर की दिशा में, तो पूरे में तीर की दिशा में, यानी कि पॉजिटिव लेंगे यहाँ धारा को। ठीक है। अब बच्चों यदि मैं यहाँ से ऐसे चलूँ, तो देखो यहाँ से उल्टा चला ना, तो यहाँ निगेटिव लेंगे, यहाँ I2 को कैसे लेंगे हम, निगेटिव। समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ से यदि मैं ऐसे चलूँ, उल्टा चला ना, यहाँ से ऐसे, धारा ऐसे चल रही है, मैं चल रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ I2 निगेटिव लेंगे। और एक बात और ध्यान करने की है, जो सेल के अंदर यदि धारा की दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो सेल के विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ देख लो, यहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो ये E1 पॉजिटिव होगा। यहाँ से हम चल उल्टा रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ E2 को मैं निगेटिव लूँगा। यहाँ कैसे चल रहा हूँ, अब मैं ज़रा इसके आधार पर कुछ इक्वेशंस बनाता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ बंद लूप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ए से कर दिया मैंने, ABCDPQA, जहाँ से स्टार्ट करा वहीं ख़त्म करना है। इतने में बंद लूप, इतने में। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ से यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं, तो छोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक भी कोई प्रतिरोध नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ आकर के प्रतिरोध होगा, तो ये प्रतिरोध R, और इसमें धारा, संगत धारा। देख लो, किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी बंद पास या लूप में बहने वाली विद्युत धारा तथा उसके संगत, तो ये धारा ये प्रतिरोध होगा, और इसके संगत धारा ये होगी, इनका गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ धारा क्या है, यहाँ धारा I1 प्लस I2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, I1 प्लस I2 इंटू R। देखो ठीक है। इससे फिर आगे चल रहे हैं, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ जाकर के ये प्रतिरोध है, तो ये प्रतिरोध है, तो इसमें तीर की दिशा में ही चल रहे हैं, तो प्लस आएगा यहाँ I1 R1 बराबर। अब यहाँ से आगे कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ आगे पहले तो हम धारा और प्रतिरोध को देख रहे हैं, अब विद्युत वाहक बल को देखें। तो यहाँ से ऐसे चलते चलते यहाँ से यहाँ तक कोई सेल नहीं जुड़ी हुई, यहाँ से यहाँ तक कोई सेल नहीं जुड़ी हुई, यहाँ से यहाँ तक कोई सेल नहीं जुड़ी हुई, यहाँ जुड़ी हुई है केवल एक। और जो सेल जुड़ी हुई है उसकी डायरेक्शन कैसी है, निगेटिव टू पॉजिटिव। चलने की हमारी डायरेक्शन कैसी है, निगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे चले ना हम, तो हमारी डायरेक्शन कैसा है सेल के अंदर, निगेटिव टू पॉजिटिव। यदि सेल के अंदर हमारे चलने की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो विद्युत वाहक बल को हम प्लस के चिन्ह से लेंगे। यदि हमारे चलने की डायरेक्शन सेल के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो हम विद्युत वाहक बल को कैसे लेंगे, पॉजिटिव चिन्ह से लेंगे। तो ये पहला लूप बन गया है। अब ऐसे ही अब दूसरा लूप ले देते हैं, बंद पास। उसका नाम पास लिख दो या लूप लिख दो,
ए बी पी क्यू ए में। अब जरा लूप देख लें फिर ए बी फिर पी क्यू ए, ये बन गया ना एक बंद पास। तो यहाँ से चले ऐसे घूम करके ऐसे आ गए, इतने में ले रहे हैं। तो उसमें अब यहाँ से चले तो यहाँ से यहाँ तक कोई प्रतिरोध है ही नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ से आगे चलो, ये हो गया। अब देखो धारा की दिशा ये, चल हम ऐसे रहे तो उल्टा हो गया ना, तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे माइनस के I2 R2, क्योंकि हम B से P की तरफ चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो धारा क्या हो गई, धारा ऐसे चल रही है तो यहाँ उल्टा होगा। तो I2 R2 आगे फिर यहाँ सीधे हो गए, धारा की दिशा में हो गए तो यहाँ प्लस I1 R1 धारा की दिशा में हो गए। फिर बस ये इतना हो गया बराबर। अब सेलों को देखते हैं, यहाँ से ऐसे चले, देखो चल कैसे रहे हम, धन से ऋण की तरफ, धन से ऋण की तरफ ऐसे चल रहे हैं ना। तो और जबकि धारा की दिशा क्या है, ऋण से धन की तरफ, उल्टी हो गई। तो यानी कि माइनस के E2 आगे चल के फिर चल कैसे रहे हम, ऋण से धन की तरफ, और धारा की दिशा भी ऋण से धन की तरफ, यानी कि ये प्लस का E1 हो गया। ये दूसरा लूप बन गया, ठीक है। अब है बंद पास, एक और है बी सी डी पी बी में, यहां से चले। अब देखो जरा, फिर यहां से ये धारा की दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, I1 प्लस I2 इंटू R प्लस, अब यहाँ धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए I2 R2 बराबर, यहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव, चल भी निगेटिव टू पॉजिटिव रहे इसलिए E2। तो बच्चों इसमें हमारी 3 इक्वेशन बन गई। इन 3 इक्वेशन की मदद से हमें यदि इनकी कुछ वैल्यू दी होगी तो हम उसे अन्य वैल्यू की को मान ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि इसमें जो है ऊर्जा जो होती है नियत रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है। यह ऊर्जा संरक्षण, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है, भी कहलाता है। बच्चों मैं इस पर इसलिए जोर देता हूं कि आपको कंपटीशन में और बोर्ड में इन पर आधारित न्यूमेरिकल आएंगे। यदि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, यदि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ये इक्वेशन बनानी आ गई, तो फिर तुम समीकरण को हल करके गणित के नियम के अनुसार प्रत्येक का मान निकाल सकते हो। कंपटीशन में मैक्सिमम इन पर आधारित ही क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में तो आता ही आता है, हर दूसरे साल एक ना एक क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है। इसलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, और बोर्ड के अनुसार, यानी कि बोर्ड के एग्जाम के अनुसार कंपटीशन में भी सबसे ज़्यादा यही आता है। इसलिए बच्चों इसे ध्यान से सुने, करें, प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। आज का शिक्षण समाप्त।